नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसका हम तीसरा पार्ट आज लेकर आए हैं। अभी हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ रहे हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हैं, प्रागैतिहासिक काल की और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हमने गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा प्रमुख लेख जो कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से हमें मिले हैं और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पता चलता है इन लेखों से, तो इनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पूरी देख लेना, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो पूर्वी भाग है, उत्तराखंड के अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ पर पहले कत्यूरी राज्य का शासन हुआ करता था। कत्यूरी राज्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। कत्यूरी राज्य का शासन हुआ करता था, तो जब तक उसका विघटन नहीं हुआ था तब तक इसको कत्यूर बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? कत्यूर कहा जाता था। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मानस खंड के बारे में। ठीक है, मानस खंड, मानस खंड में इसे कुर्मांचल बोला गया है। ठीक है, मानस खंड में इसे कुर्मांचल बोला गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड का जिक्र किया गया है। केदार खंड यानी कि आज का समय का गढ़वाल और मानस खंड यानी कि आज के समय का कुमाऊं, इस क्षेत्र को बोला गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की, तो यहाँ पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार सबसे इंपॉर्टेंट है। कूर्मा अवतार का मतलब होता है कछुए का अवतार। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कूर्मा अवतार। तो ये जो क्षेत्र था दोस्तों, भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार इसको माना गया है कि कछुए का अवतार इसको माना गया है। ठीक है, तो जब से ये गाथा प्रचलित हुई तो तब इस क्षेत्र को कुर्मू देवता, ठीक है, कुर्मू देवता का आंचल, कुर्मू देवता का आंचल या फिर कुर्मांचल कहा जाने लगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसका नाम धीरे धीरे करके कुमाऊं के रूप में प्रचलित हो गया। ठीक, तो धीरे धीरे इसका नाम क्या हुआ, बाद में कुमाऊं के रूप में प्रचलित हो गया। तो अगर हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र की, तो जो कुर्मांचल है दोस्तों शब्द, ये संस्कृत का शब्द है, जबकि आगे जाके इसका नाम कुमू, ये प्राकृत भाषा में इसको बोला जाता है कुमू, और आगे जाके ये क्या हो गया, कुमाऊं हो गया, जो कि हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं बात करूं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, तो भाई चंपावत के पास, ठीक है, चंपावत नदी के पूर्व में एक कांतेश्वर पर्वत है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, कौन सा पर्वत है, कांतेश्वर पर्वत है, जो कि कछुए की पीठ की आकृति का है। ठीक है, उसका नाम कांतेश्वर पर्वत है। आज के जमाने में उसको कांडा देव बोला जाता है, कांडा देव या कानदेव बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ही भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ था या फिर कच्छपा अवतार हुआ था। ठीक है, और इस पर्वत के नाम पर ही मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे चलकर यही कुर्मांचल कुमू बन गया। ठीक है, जो कि प्राकृत भाषा का शब्द है, और हिंदी में आगे चलकर ये शब्द बना कुमाऊं, जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मानस खंड में ही कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया, इस क्षेत्र को कुर्मांचल शब्द में कहा गया है। ठीक है, तो पहले प्रारंभ में अगर हम बात करें कि जो चंपावत के आसपास वाले क्षेत्र थे उनको ही कुमाऊं क्षेत्र बोला जाता था, लेकिन क्या हुआ आगे चलकर जो वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है, आप जानते होंगे वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख है, वो स्कंद पुराण के मानस खंड के अंतर्गत मिलता है। स्कंद पुराण में मानस खंड को ही
कुमाऊं क्षेत्र बोला गया है, मतलब कि उसके अंतर्गत ही कुर्मांचल का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत देखिए, मैंने यहाँ पर इसको एक डायग्राम से शो किया, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। देखिए, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, ठीक है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार इस क्षेत्र में दोस्तों किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग जातियों का निवास की पुष्टि मिलती है, कि मतलब ही इन जातियों का यहाँ पर उल्लेख होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती थी। जबकि महाभारत के अनुसार, ये हम बात कर रहे हैं ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार, लेकिन महाभारत के अनुसार देखिए वही जातियाँ हैं किरात, किन्नर, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं यक्ष, और सॉरी यक्ष तो हैं, मतलब आ जाते हैं यहाँ पर तंगव, ठीक है, और कुलिंद, और इसके अलावा खस जातियों, इनका निवास का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो देखिए किरात, किन्नर और यक्ष, ये तीनों तो सेम है, किरात, किन्नर, यक्ष। यहाँ पर तंगव, कुलिंद और खस जातियों का एक्स्ट्रा उल्लेख मिलता है, जबकि यहाँ पर गंधर्व और विद्याधर, यानी पुराण में गंधर्व और विद्याधर, जबकि महाभारत में कुलिंद और खस जातियों के निवास की यहाँ से पुष्टि होती है, मतलब यहाँ पर पता लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, इसके बाद जैसे कि हमने बोला कि यक्ष आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे कॉमन है, तो यक्ष जाति के, मतलब कि यक्ष जाति के यहाँ पर लोग रहते थे, तो उनके निवास की पुष्टि एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, वो है जाखन देवी मंदिर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो यक्ष है, मतलब जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, बहुत मतलब मेन मार्केट में आप समझो, अगर आप अल्मोड़ा गए हैं तो वहाँ पर जो जाखन देवी मंदिर है, ठीक है, जाखन देवी में ही जाखन देवी मंदिर है, वो अत्यंत प्राचीन काल से इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ये बताता है कि यहाँ पर यक्ष लोग रहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं, हम नाग जातियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे जो नाग मंदिर हैं वो इस क्षेत्र में नागों के, यानी नाग जाति के लोगों के निवास की पुष्टि करते हैं। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, देखिए, पहला है बेनी नाग। ठीक है, आपको पता होगा बेनी नाग कहाँ पर अवस्थित है, ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। इसके अलावा धौल नाग, काली नाग, ठीक, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग, इन सभी से, यानी कि ये सभी नाग देवता के मंदिर हैं, ये सभी नाग देवता के मंदिर हैं। तो इससे यहाँ से पता लगता है कि भाई यहाँ पर प्राचीन काल में नाग जाति के लोग निवास करते थे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बेनी नाग। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिरों में पिथौरागढ़ का बेनी नाग या बिनाग भी इसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अब बात करते हैं दोस्तों किरातों की। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यक्ष के उल्लेख कहाँ पर मिले हैं, यक्ष के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, इसके अलावा नाग के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किरातों की, कि भाई किरात के कहाँ पर है। देखिए, किरात के अस्कोट और डीडी हाट, ठीक, अस्कोट और डीडी हाट, अस्कोट और डीडी हाट आपके कहाँ पर है दोस्तों, ये अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किरातों के वंशज आज भी रहते हैं और इनकी भाषा है मुंडा। ठीक है, तो इससे भी हमें पता लगता है कि यहाँ पर किरात जाति के लोग भी रहते थे। ठीक है, तो इनकी भाषा कौन सी है, मुंडा भाषा है, और ये अस्कोट एवं डीडी हाट नामक स्थानों पर अभी भी निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात आती है खस जाति। जैसे कि अभी हमने बताया था कि भाई महाभारत में खस जातियों के निवास का भी उल्लेख है, तो खस जाति के लोग भी यहाँ पर रहते थे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खस जाति का प्रभुत्व का उल्लेख है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इनके समय पर बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो खस जाति है वो अपने आप में बहुत सशक्त जाति थी। जितनी भी यहाँ पर हमने जातियों की बात करी, उन जातियों में खस जाति बहुत सशक्त जाति थी, और इस समय पर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, और राजपूतों के प्रवेश से पहले यहाँ पर खसों का ही प्रभुत्व था। तो ये था दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल का कुमाऊं क्षेत्र। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रमुख लेख के बारे में,
जो कि राज्य के विभिन्न स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे प्रमुख लेख के बारे में जो कि हमें राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कई प्रकार के लेख हमें मिले हैं। मैंने यहाँ पर इसको फिर से डायग्राम की मदद से शो किया है ताकि आपके लिए बहुत इजी रहे इसको समझना, बहुत इजीली आप इसको याद कर लेंगे। देखिए, पहले हैं शिलालेख। ठीक है, शिला का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों पर लिखे हुए लेख को क्या बोला जाता है? शिलालेख बोलते हैं। मंदिर लेख यानी कि मंदिर की दीवारों में जो लिखे हुए लेख होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मंदिर लेख। गुहा लेख यानी कि गुफा के अंदर जो लिखे जाते हैं गुफा भित्ति लेख, इनको बोला जाता है। ईंटों पर जो लेख होते हैं उनको ईंट लेख, मूर्ति पीटिका लेख, इसके अलावा त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख और इसी तरह से मुद्रा लेख। यहाँ पर मतलब हमें इतने टाइप के लेख मिले हैं अलग अलग स्थलों से, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत इजीली आप इसको समझ लेंगे। ठीक, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वैसे भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों शिलालेख की। ठीक है, तो शिलालेख की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा से आते रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कालसी, लाखामंडल, शिरोली, मंडल एवं माणा। ये आप जगहों का नाम याद रखेंगे। कालसी, लाखामंडल, सिरोली, मंडल एवं माणा, इन जगहों से शिलालेख मिले हैं। ठीक है, इन स्थलों से शिलालेख मिले हैं। कालसी, लाखामंडल, सिरोली, मंडल और माणा, यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब कालसी की पहले बात करते हैं। देखिए, कालसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कालसी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है, यमुना और टोन्स के संगम पर। ठीक है, जो कालसी है, कालसी अभिलेख देहरादून में उत्तर में जो एक टोन्स और यमुना है वहाँ पर इसके संगम पर ये अवस्थित है। जो कालसी अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अभिलेख है? क्योंकि दोस्तों ये अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कालसी 257 ईस्वी पूर्व टोन्स यमुना के संगम पे अशोक के द्वारा दोस्तों ये स्थापित किया गया था और ये लेख पाली भाषा में है। आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख में घोषणा करी है अशोक ने कि उसके राज्य में हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था है। मतलब उसने मनुष्य के और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हर अपने राज्य के हर स्थान पर की है और लोगों को हिंसा त्यागनी चाहिए और अहिंसा को अपनाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसने सीधी सीधी बातें यहाँ पर क्या बोला है कि भाई अहिंसा को अपनाइए और हिंसा को त्यागिए। यहाँ पर अहिंसा त्यागने हो गया, शायद ये गलत हो गया, ये हिंसा होगा। ठीक है, और नहीं होगा, ये हिंसा त्यागने की बात कही, तो मैं इसको सही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो आप इसको खुद ही सही कर लेना। तो भाई हिंसा को त्यागने की बात कही है, अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो कालसी अभिलेख में कही गई है, उन्होंने यहाँ के निवासियों को पुलिंद बोला है। ठीक है, यहाँ के निवासियों को क्या बोला गया है? पुलिंद। ठीक है, और इस क्षेत्र को अपरांत बोला गया है। ठीक हो गया, तो भाई कालसी अभिलेख कब का अभिलेख है? 257 ईस्वी पूर्व का कालसी अभिलेख है जो कि टोन्स और यमुना के संगम में देहरादून में अवस्थित है। यह लेख पाली भाषा में है। अशोक के द्वारा ये स्थापित किया गया था और इसमें घोषणा की है अशोक ने कि हमने हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और लोगों को बोला गया है कि भाई आप हिंसा को छोड़ो, अहिंसा को अपनाओ। तो इतना आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कालसी के अलावा लाखामंडल। ये लाखामंडल भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये दोस्तों देहरादून के जौनसार बाबर में अवस्थित है। ठीक है, आप में से कई लोग हो सकता है शायद देहरादून से अवस्थित होंगे, मतलब देहरादून से बिलोंग करते होंगे, तो आपको इसके बारे में बहुत ईजिली पता होगा। लेकिन जो लोग देहरादून नहीं रहते तो उनको मैं बता दूँ, देहरादून में जौनसार बाबर एरिया है, तो वहाँ पर लाखामंडल है। ठीक है, क्या बात कि कौन सा एरिया? लाखामंडल। तो वहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है राजकुमारी ईश्वरा। ठीक,
तो राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है। अभी हम शिलालेख की बात करें तो शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में भाई यमुना के अगल बगल में यादवों का राज्य था, मतलब यमुना की उपत्यका अगर बात करी, उपत्यका में यादवों के राज्य की बात करी गई है कि यहाँ पर यादवों का शासन था। ठीक है, जो यमुना के क्षेत्र हैं वहाँ पर यादवों के राज्य की बात यहाँ पर कही गई है। तो आप इसको याद करेंगे कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? लाखा मंडल से जुड़ा हुआ है, जौनसार बाबर में अवस्थित है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगली बात करते हैं हम मंदिर लेख की। ठीक है, अब इसके अलावा वैसे सिरौली, मंडल, माणा, इन सब जगह से शिलालेख मिले हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन कौन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मंदिर लेख की। ठीक है, अब मंदिर लेख मैंने पहले ही बोला कि भाई मंदिर की दीवारों पर लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं? मंदिर लेख बोला जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोपेश्वर, ठीक है, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला। यहाँ के मंदिरों में लेखों पे यानी कि मंदिर की दीवारों पर लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ, नाला, इसके लेख यहाँ पर उत्कीर्ण किए गए। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अलावा गुहा भित्ति लेख, गुहा भित्ति लेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुहा भित्ति लेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं मैंने आपको बताया। गुहा भित्ति लेख का मतलब क्या होता है कि जब आप गुफा की अंदर उनकी दीवारों पर कोई लेख को उत्कीर्ण करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर मिले हैं? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में वामन गुहा है यानी वामन गुफा है, वहाँ पर है। इसके अलावा कल्पनाथ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि गुफाओं के अंतर्गत दीवारों पर लेख मिले हैं। तो गुहा भित्ति लेख कहाँ कहाँ मिले हैं आप याद करेंगे, देवप्रयाग और कल्पनाथ। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आता है अगला ईंट लेख। ठीक है, ईंट लेख। तो ईंट लेख की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मिलता है आपका नैनीताल और बाड़वाला से। ठीक है, नैनीताल और बाड़वाला में, देहरादून में, बाड़वाला कहाँ पर है? देहरादून में है। तो यहाँ पर ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। ठीक है, तो ये आ गए ईंट लेख। इसके बाद आता है मूर्ति पीठिका लेख। ठीक है, मूर्ति पीठिका लेख। ठीक, तो ये कहाँ से मिले हैं? मूर्ति पीठिका लेख दोस्तों ये मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है देवलगढ़ तथा कोलसारी से। देवलगढ़ तथा कोलसारी वो दो जगहें हैं जहाँ से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट लेख जिसकी हमने बात करी थी वो था त्रिशूल लेख। अब त्रिशूल लेख इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो त्रिशूल लेख पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मूर्ति पीठिका लेख से भी आए हैं, तो आप याद करेंगे देवलगढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है त्रिशूल लेख की अगर हम बात करें तो त्रिशूल लेख में गोपेश्वर और बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट को मैंने आपको बताया था ये किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिले हैं? त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, अब गोपेश्वर में क्या है दोस्तों? एक मंदिर है, इसका नाम है रुद्र शिव मंदिर। ठीक है, रुद्र शिव मंदिर है। तो यहाँ पर का एक लेख है, उसका नाम है त्रिशूल लेख। ठीक है, रुद्र शिव मंदिर है, वहाँ पर त्रिशूल लेख है। उसमें दो राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक पहला है नागपति नाथ। ठीक, अब नागपति नाग जो नागपति नाग मतलब नागपति नाग जो कि 600 से 700 ईस्वी पूर्व का है, मतलब ईस्वी का है। ठीक, और एक है अशोक चल का जो कि 12वीं ईस्वी का है। ठीक है ना, 12वीं ईस्वी का है। तो 12वीं ईस्वी का अगर हम बात करें तो 1100 समथिंग का है। ठीक, तो अशोक चल वैसे देखा जाए तो 1191 मोर, मतलब ज़्यादा हम अगर एग्जैक्ट में जाएंगे तो। ठीक, तो जो अशोक चल हैं और नागपति नाग है। ठीक, नागपति नाग ये आपके नाग राजा हैं। ठीक है, मतलब जो हम नाग जाति की हम बात कर रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा अशोक चल। ठीक है, अशोक चल का मतलब है कि ये राजा थे आपके नेपाल के। ठीक, तो ये नेपाल के नरेश हैं। ठीक, तो इनके द्वारा ये क्षेत्र को विजित किए जाने के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक हो गया, तो त्रिशूल लेख में आप याद करेंगे भाई गोपेश्वर में
रुद्र शिव का मंदिर है। इसमें 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है त्रिशूल लेख में। एक है नागपति नाग, ठीक, और वो नागपति नाग द्वारा ये पता लगता है कि इन्होंने 600 से 700 ईस्वी के दौरान पे इस क्षेत्र को जीता था। और इसके अलावा जो अशोक चल हैं, अशोक चल, इनके द्वारा जो कि नेपाल नरेश है, इस क्षेत्र को विजित किया गया था। ठीक हो गया। अब बात करते हैं अगले लेख जिसको हम बोलते हैं ताम्रपत्र लेख। ठीक है, ताम्रपत्र लेख। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। तो ये ताम्रपत्र लेख ये कहाँ से मिले, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ताम्रपत्र लेख हैं वो हैं पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। ठीक है, यहाँ से कार्तिकेयपुर राजा, जो कार्तिकेयपुर, अभी हम इसके बारे में सब जब हम प्राचीन इतिहास में आएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्तिकेयपुर राजा हैं, ठीक, उनके यहाँ पर से ताम्रपत्र के लेख मिले हैं। तो इसमें पांडुकेश्वर है, कंडारा है, चंपावत है, बैजनाथ है। ठीक, तो इन सभी स्थलों से क्या मिले हैं? ताम्रपत्र के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, देखा जाए तो पांडुकेश्वर से 4 मिले हैं, कंडारा से 1 मिला है, चंपावत से भी आपका 1 मिला है। ठीक, तो यहाँ से सब जगह से एक एक ताम्रलेख प्राप्त मिले हैं। पांडुकेश्वर से 4 मिले हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। तो इतने यहाँ से ताम्रलेख मिले। ठीक है, तो ये क्या है? कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रलेख हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो कि लास्ट है वो उसका नाम है मुद्रा लेख। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये है मुद्रा लेख। तो मुद्रा लेख की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, कुषाणकालीन मुद्राएं, जो मुद्राओं में लेख होते हैं लिखे हुए। ठीक है, तो कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती हैं प्रथम और द्वितीय सदी की। ठीक है, प्रथम और द्वितीय सदी की हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती हैं। ये मिलती हैं हमें मुनि की रेती और सुमाड़ी से। ठीक है, मुनि की रेती और सुमाड़ी से ये हमें मिलती है। ठीक, और इसके अलावा हमें मोर ध्वज स्तूप से भी 3री सदी का मुद्रा लेख मिलता है। तो मोर ध्वज स्तूप, मुनि की रेती और सुमाड़ी, ठीक, तो यहाँ से भी हमें मिलते हैं मुद्रा लेख। ठीक हो गया। तो ये आपके 3री सदी का मुद्रा लेख आपका मोर ध्वज स्तूप हो गया। ठीक, तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख लेख। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए हमें इस क्षेत्र के प्राचीन कालीन लेखों में कई इम्पोर्टेंट मतलब पदाधिकारियों के नाम मिले हैं। तो उनको उस समय पर क्या बोला जाता था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इस क्षेत्र के प्राचीन काल के लेखों में कि भाई किस चीज़ को क्या बोला जाता था, जैसे ग्राम को क्या बोलते थे, सेवक को क्या बोला जाता था, गढ़ रक्षक को क्या बोला जाता था। तो ऐसे यहाँ पर हमें इन जो ये हमें लेख मिले हैं तो यहाँ पर हमें उनके नाम मिले हैं प्राचीन कालीन। तो उनको हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं आगे और फिर उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। तो प्राचीन कालीन पदाधिकारी और उनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राचीन कालीन जो हमें लेख मिले हैं तो वहाँ से हमें कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो कि उस समय के संगठित प्रशासन की सूचना देता है कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कितना संगठित था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। आपको इनको एज इट इज़ याद करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि इसको क्या बोला जाता था, ये क्या है। तो ये प्रश्न हमेशा से आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, इस टेबल की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कुछ पदाधिकारियों के प्राचीन नाम हैं और उनके आधुनिक नाम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पल्लिका। पल्लिका का मतलब क्या होता था? उस समय पे छोटे छोटे गांव होते थे उनको पल्लिका बोला जाता था, छोटे छोटे गांव। ठीक है, इसके बाद आता है महत्तम। ठीक, महत्तम क्या होता था दोस्तों कि जो एक ग्राम शासक है, जो एक पूरे गांव का शासक होता था। ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे आप? महत्तम। महत्तम इनको बोला जाता था। इसके अलावा अगला आता है भृत्य। ठीक है, भृत्य। भृत्य क्या होता था? सेवक होता था। ठीक है, पल्लिका मतलब छोटे गांव, महत्तम मतलब ग्राम शासक, भृत्य को सेवक बोला जाता था। जबकि प्रतिहार को द्वार रक्षक बोला जाता था। ठीक है, जो द्वार में रक्षा करते थे उनको प्रतिहार बोला जाता था। इसके अलावा गुप्त,
ठीक है। गोप्त यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, गोप्त, ठीक है, गोप्त को क्या बोलते थे दोस्तों? रक्षक बोलते थे। जैसे प्रतिहार है वो द्वार रक्षक है, एक गोप्त होता था उसको क्या बोलते थे? रक्षक। तो खाली गोप्त है तो वो क्या है? आपका रक्षक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोटपाल की। कोटपाल क्या होता था? गढ़ रक्षक होता था। जो समय पे गढ़ हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि गढ़वाल में कितने गढ़ हुआ करते थे। जब 52 गढ़ों को अजयपाल ने मिलाया था तो तभी जाके उसने उसको संयुक्त किया, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन वो लेके आया तो उसका नाम गढ़वाल पड़ा, है ना, 1515 में। तो वो जो गढ़ के रक्षक हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको कोटपाल बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बलाध्यक्ष। जो आपकी सेना का नायक होता था उसको क्या बोलते थे? बलाध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद आता है महादंड नायक। प्रधान सेनापति को ही महादंड नायक बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद अक्षपटलिक। अक्षपटलिक का मतलब है जो आपके लेखा परीक्षक होता था, ठीक है, जो आपके अकाउंट को देखता था, ठीक है, लेखे जोखे का परीक्षण रखने वाला। जैसे कैग होता है ना इंडिया में, CAG, ऐसे ही आप इसको अक्षपटलिक समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद होते थे कुलचारी। कुलचारी का मतलब होता था तहसीलदार, ठीक हो गया। तो ये कुछ नाम है दोस्तों उस समय के प्राचीन नाम, कुछ पदाधिकारियों के, जिनको कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। और इससे हमने जैसे देखा कि भाई इतने सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो ये सारे पदाधिकारी के नाम मिलना सिंपली ये इंडिकेट करता है कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी संगठित था। क्योंकि जब आप इतनी चीज़ों में लोगों को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक संगठित रूप में काम कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन आपका बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुमाऊं क्षेत्र का आदि ऐतिहासिक काल और प्रमुख लेख। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।